नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है इंटरनल ट्रेड है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर आपको इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड रिटेलर्स को समझाया था, फुटकर विक्रेता को समझाया था कि एक फुटकर विक्रेता क्या होता है, किसे कहते हैं, वो कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। फुटकर विक्रेता द्वारा एक उत्पादक को, थोक विक्रेता को और कस्टमर्स को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपने अपनी पिछली क्लास में समझाया था। हमने साथ में ये भी देखा था कि हमारे पास फुटकर विक्रेता कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली जो आपका रिटेलर्स है वो दो प्रकार का है। पहला होता है भ्रमणशील। पिछली क्लास में हमने भ्रमणशील के बारे में बताया था। थोड़ा सा हल्का सा क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे कि भ्रमणशील फुटकर विक्रेता कौन होगा। एक बार फिर मैं कह देता हूँ, फुटकर विक्रेता कौन होता है। तो वो व्यक्ति होता है जो अपना माल डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। वो ऐसा पर्सन जो अपनी जो वस्तु है वो एक उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करता है, वो आपके लिए रिटेलर्स होगा। आई थिंक जितने भी व्यापारी आपने देखे हैं जिनसे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है वो सारे रिटेलर्स ही हैं, सारे रिटेलर्स हैं। चाहे वो फेरी वाला हो, एक दुकान लेके बैठा हो, एक गली में बैठा है, एक गली में दुकान लगाई है, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो सारे रिटेलर्स ही कहलाते हैं। रिटेलर्स अपनी आवश्यकता अनुसार, एक मार्केट की सिचुएशन के अनुसार माल खरीदता है और वो थोक विक्रेता से माल खरीदता है और कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। जो आपका ये मार्केटिंग चेन है या मार्केटिंग की जो प्रोसेस है उसका लास्ट पॉइंट होता है आपका रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर्स के बाद उस गुड्स को डायरेक्टली कस्टमर ही यूज करता है। एटलीस्ट फाइनल कंजप्शन होता है उस गुड्स का। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिटेलर उस गुड्स को आगे रीप्रोडक्ट नहीं ट्रांसफर कर सकता, रीसेल नहीं करता है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि बेचने के उद्देश्य से वो माल नहीं बेचता है। वो माल बेचता है तो कंजप्शन के पर्पज से ही बेचता है। एटलीस्ट वो जो माल बेचेगा उस गुड्स का फाइनल कंजप्शन ही होगा। हम इसी बात को समझते हैं कि रिटेलर एज ए फाइनल कंजप्शन के पर्पज से अपना गुड्स सोल्ड करता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम अपने पिछले पॉइंट को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको फुटकर विक्रेता या फुटकर व्यापार के प्रकार समझाए थे, जिसमें पहला प्रकार हमने देख लिया था भ्रमणशील फुटकर विक्रेता। उसके अंदर हमने 4 से 5 पॉइंट अलग अलग देखे थे, जहां आपने देखा था कि एक फेरी वाला होता है, पटरी विक्रेता होता है, सस्ती दर की दुकानें होती है। इस प्रकार से आपने कुछ भ्रमणशील फुटकर विक्रेता के बारे में समझा था। आज हम बात करते हैं स्थायी दुकानदार। देखिए, आपने जो मार्केट में देखा होगा, एक तो वो व्यक्ति होता है जो सामान लेकर घूमता है। वो उसके लिए कोई फिक्स जगह नहीं है कि आपको एनी टाइम उस प्लेस पे वो पर्सन मिल जाए, ऐसा नहीं है। आज खड़ा है कल नहीं होगा, जरूरी नहीं कि कल भी हो वो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो 4 दिन तक वहाँ रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि फेरी वाला वो व्यक्ति होता है जो अपना सामान घूम फिर कर बेच रहा था। अभी तक जो हमने फुटकर विक्रेता के बारे में समझा था, तो उन व्यक्तियों के बारे में समझा था जो अपना सामान घूम घूम कर बेच रहे थे, लोगों तक पहुंच रहे थे, वस्तु को लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने का काम उन्होंने किया था। आज हम देखेंगे स्थायी दुकानदार के बारे में। स्थायी दुकानदार का मतलब होता है कि वो फुटकर विक्रेता होगा जिसने अपनी दुकान एक निश्चित स्थान पर फिक्स कर रखी है, वो आपको एक निश्चित समय तक हमेशा वहीं मिलेगा, उसे बोलते हैं स्थायी दुकानदार। ये भी हमारे पास दो प्रकार के हैं। जो स्थायी दुकानदार हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है छोटे स्थायी दुकानदार। पहला पॉइंट आपने देखा छोटे स्थायी दुकानदार, दूसरा होता है बड़े स्थायी दुकानदार। अब हम छोटे स्थायी दुकानदारों को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है। आप सोच रहे होंगे कि यार सर कितना लंबा चौड़ा है। तो वास्तव में लंबा चौड़ा इसीलिए है क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में आपको बहुत सारी दुकानें नजर आ रही होगी। आप जब मार्केट जाते हो तो आप देखना मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं। वो है सारे रिटेलर्स, लेकिन उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कई ऐसे लोग देखे होंगे जो आपने डायरेक्टली जमीन पे ठेला लेके नजर आते हैं, कहीं लॉरी लेके खड़े रहते हैं, वो भी रिटेलर्स हैं। उनको हमने भ्रमणशील के अंदर इंक्लूड किया है। आपने देखा होगा कुछ छोटी छोटी दुकानें भी होती है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है जनरल स्टोर।
सबसे पहला हमने देखा जनरल स्टोर। जनरल स्टोर क्या होता है आप लोग बखूबी रूप से जानते होंगे, आपके घर के आसपास में भी स्टोर होगी, ऐसी दुकान जहां हमको सामान्यतः सब कुछ मिल जाता है। जनरली आपको सब कुछ मिल जाता है, आप उस दुकान पे जाके देखोगे तो आपको, आप वहां से दूध मांगोगे तो दूध दे देगा वो, आप वहां पे खाने पीने की कोई भी आइटम मांगोगे, किराने का सामान भी मिल जाएगा, कॉस्मेटिक आइटम भी मिल जाती है, कॉपी पेन भी मिल जाता है। मतलब आपको कई ऐसी दुकानें तो मेडिसिन भी रखती है। तो मैं ये कह रहा हूं ऐसी दुकान जहां लगभग सब कुछ सामान मिल जाता है उसे हम जनरल स्टोर कहते हैं। छोटी सी दुकान होती है, उसके लिए कोई इतना बड़ा मॉल नहीं मिलता आपको, छोटी सी दुकान मिलेगी जिसमें आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे लगभग सारी चीजें वहां वो रखता है, उसे बोलते हैं जनरल स्टोर। ये जनरली आपके आसपास में ही मिलती है। अब जनरल स्टोर के लिए अब आपको मान लीजिए एक बिस्किट का पॉकेट खरीदना है, आपको एक पार्ले जी खरीदना है, तो उसके लिए आप मेन मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं समझते हो। मुझे नहीं लगता आप उसके लिए प्लान करते होंगे। क्या आपको आधा लीटर दूध की थैली चाहिए थी तो उसके लिए आपको प्लान करने की आवश्यकता नहीं है कि चलो हम आज उसके लिए सुमेरपुर मार्केट जाएंगे, वहां से खरीद के लेके आएंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता होगा आप करते होंगे। ठीक है, आपके घर के पास में है, वहां से जाके 40 रुपए दे दिया, आपको सामान लेना था, लेके घर आ गए, दैट्स ऑल। ये होता है जनरल स्टोर का काम, जहां व्यक्तियों के या अपने आसपास में ही ऐसी दुकानें आपको मिल जाती है। दूसरा होता है विशिष्टीकृत भंडार है, जिसको बोलते हैं स्पेशलाइज स्टोर। देखिए कुछ ऐसी दुकानें आपने देखी होगी जो स्पेशल होती है, जैसे किड्स वेयर, मतलब ऐसी दुकान जिसमें सिर्फ बच्चों के ही कपड़े मिलेंगे, लेडीज वेयर, या हम लेडीज आइटम मिल रही है, या जैसे आपने मतलब स्पेशली किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो वस्तुएं मिलती है उन्हें बोलते हैं विशिष्टीकरण भंडार। नेक्स्ट आता है गली में स्टॉल। देखिए आपने देखा होगा आपकी गली के नुक्कड़ पे एक दुकान है, हर गली में लगभग एक आध दुकान तो मिल ही जाती है। गली के नुक्कड़ में है, गली के आसपास में जहां हम रह रहे हैं उसके आसपास में दुकानें हैं, तो उसे हम बोलते हैं। और वो दुकानें ज्यादातर उन व्यक्तियों के लिए यूजफुल होती है जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। घुमक्कड़ का मतलब होता है जैसे डेली लेबर देखी होगी आपने, जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, शाम को अपना खाना लेकर घर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, घूम रहे हैं, घूमते फिरते वो सामान खरीद रहे हैं, तो उनको इस प्रकार के गली स्टॉल से इजीली होता है, इजी काम बनता है। नेक्स्ट आती है पुरानी वस्तुओं की दुकानें। देखिए कई ऐसी दुकानें भी होती है जहां पुरानी वस्तुओं को बेचा जाता है, यूज की हुई वस्तुओं को बेचा जाता है, सस्ती दरों पर उन वस्तुओं को बेचा जाएगा। पुरानी वस्तुएं खरीदते हैं, वापस बेचने का काम किया जाता है, जैसे कुछ बुक्स वगैरह है, कपड़े हैं, कपड़े भी पुराने कपड़े बेचे जाते हैं, जनरली आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक वस्तु के भंडार है। देखिए पर्टिकुलर एक ही वस्तु के भंडार है, जैसे आपने जूतों की दुकान देखी होगी तो वहां सिर्फ जूते ही मिलेंगे आपको, जूतों के अलावा लगभग आपको कुछ दूसरा नहीं मिलता है। घड़ी की दुकान है, चश्मा की दुकान है, जैसे ये कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, वो सब उसमें वही चीजें मिलती है। अब आप किसी कॉस्मेटिक आइटम वाली दुकान में जाकर दूध मांगोगे तो मुझे नहीं लगता आपको दूध मिलेगा, मना कर देगा वो भैया। अब वहां पे जलेबी मांगना स्टार्ट कर लोगे तो नहीं देंगे वो। स्पेशली किसी दुकान में आप जा रहे हो वो उनसे रिलेटेड ही होगी, जूतों के लिए आप जा रहे हो तो वहां जूते ही मिलेंगे आपको। तो ये थे आपके छोटे मतलब स्मॉल लेवल के, छोटे लेवल के बिजनेस है, जो छोटे है तो दुकानदार, ये भी इनके पास में दुकानें हैं, इन्होंने एक स्थान पे अपनी दुकान स्थापित कर रखी है, लेकिन इनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। सिंगल पर्सन लगभग काम करते हैं, अकेले व्यक्ति होते हैं, जनरली एक आध व्यक्ति और उसके साथ में होगा तो बात अलग है। बाकी इतने बड़े लेवल पे काम नहीं किया जाता, इतना इसके लिए वाइल्ड मार्केट की आवश्यकता नहीं होती, जहां भीड़ भाड़ भी इतनी नहीं रहती है। ठीक है, डेली रूटीन की चीजें चाहिए, आप जाके वहां से खरीद के आ जाइए, दैट्स ऑल, आपका काम पूरा हो गया। एक आता है अपना बड़े स्तर का दुकान, बड़े स्थायी फुटकर विक्रेता। देखिए है तो वो भी रिटेलर्स, लेकिन है बड़े लेवल पे। जैसे सबसे पहले आता है विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर। देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, तो एक शहर में एक ऐसा केंद्र स्थित होता है जहां एक ही छत के नीचे लगभग सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। मैं इसकी एक डेफिनेशन रीडिंग लगा लेता हूं, उसके बाद इसको समझते हैं। हम इसको लिखते हैं कि ये शहर के केंद्र में स्थित ऐसे विशाल भंडार होते हैं
जिनमें एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होती है। जैसे आपका शॉपिंग मॉल जानते होंगे आप, ज़्यादातर मतलब काफ़ी फेमस शॉपिंग मॉल है आपका उदयपुर का सेलिब्रेशन, बिग बाजार, जियो मार्ट, हर लगभग सिटी में मिलता है। ये गांवों में नहीं होता, ये बड़ी सिटी में ही आपको देखने को मिलेगा। आपको उस मॉल के अंदर, उस शॉपिंग मॉल के अंदर जब आप जाते हो तो एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी आइटम सब कुछ आपको वहाँ मिल जाती है। उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। ये भी है रिटेलर्स, ऐसा नहीं कि ये होलसेलर है तो रिटेलर्स, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े स्तर पर इसको माना जाता है। देखिए इनके कुछ लाभ और दोष भी हैं। हमें इस टॉपिक में हमको इसके कुछ लाभ और सीमाएं भी समझाई है। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल स्टोर के लाभ समझते हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो पहला पॉइंट है, ये ग्राहक को आकर्षण का केंद्र होता है। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अब जैसे आप लोग ही यदि उदयपुर गए हो तो लगभग व्यक्ति सेलिब्रेशन घूम के आता है, चाहे खरीदना नहीं खरीदना बहुत दूर की बात है, लेकिन मन में ये रहता है यार घूम के आ जाते हैं, चलो फिर के आएंगे। बस यही है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है ये काम। उसकी चाक चौबंद जो होती है, उसकी सजावट है, उसके जो तरीके हैं, मतलब वो सब एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। क्रय करना आसान है। देखिए यहाँ पे आपका परचेजिंग बहुत आसान है, यहाँ की शॉपिंग बड़ी आसान है, क्योंकि लगभग आपको सारा सामान वहीं मिल जा रहा है। आपके लिए कार्ड बन जाता है, आप कार्ड से पेमेंट कर लेते हो और वहीं आपको घूम फिर के जो सामान चाहिए वहां से लेके जाना आपके लिए एक इजी होता है। आकर्षक सेवाएं हैं वहां, देखिए अट्रैक्टिव सर्विसेज मिलती है आपको। वहां पे सिनेमा के लिए मूवी होगी, मतलब आपको वहाँ सिनेमा हॉल भी होता है, गेम्स भी होते हैं, अलग अलग खाने पीने की सुविधाएं हैं, चलने फिरने की लिफ्ट की सुविधा है। मतलब एक कस्टमर को बहुत अलग अलग ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा के इस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है कि वो न चाहते हुए वहां से कुछ खरीदना पसंद करें। बड़े पैमाने पर व्यापार संचालन होता है, ये बड़े लार्ज स्केल पर इसका बिजनेस रन होता है। आप देखा होगा इस प्रकार के शॉपिंग मॉल में हमेशा भीड़ नजर आती है, और भीड़ होने का कारण यही है, लोग उससे अट्रैक्ट हैं, जाके घूमेंगे, कुछ वस्तुएं खरीदेंगे। विक्रय में वृद्धि होती है, सेल्स इंप्रूव होती है इसके, हमेशा इसकी सेलिंग ज्यादा ही रहती है। देखिए इसकी कुछ सीमाएं भी है, कमियां भी है, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि इसमें ग्राहक पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता है। जो भी कस्टमर है उसे पर्सनली कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिस प्रकार से आप अपने गली की दुकान पे जा रहे हो, आप अपने मोहल्ले की दुकान में जाकर जब वस्तुएं खरीदते हैं, आप अपने सामान्य मार्केट में जाकर जब वस्तु खरीदते हो, तो जिस प्रकार से आपका वेंडर आप पर ध्यान देता है, आपका सेल्समैन आपको समझाने की कोशिश करता है, आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, ऐसा आपने वहां नहीं देखा होगा। वहां आपसे ये पूछा भी नहीं जाता कि आपको क्या खरीदना है। आप तो अपनी ट्रॉली उठाओ, जो सामान चाहिए अंदर रखो, काउंटर पे बिल लो और जाओ घर, बस इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। कोई पर्सन आपको इस तरह से नहीं कहेगा कि भैया ये पहन लो, बहुत शानदार नजर आ रहा है। नहीं, आपको चाहिए लेके जाओ, नहीं चाहिए कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब एक कह सकते हैं कि अपनी वहां पे एक जो एज ए कस्टमर रेस्पेक्ट होती है वो जनरली नहीं मिलती है उसको, क्योंकि जहां हमने सुना भी है कि ग्राहक बाजार का राजा होता है, वहां उसको कौन पूछता है राजा को। यदि आप सामान्य दुकान में जाओगे तो व्यक्ति आपसे 4 ड्रेस देगा, एक मांगोगे 10 आपके सामने रख लेगा, आपको बताने की कोशिश करेगा, आपसे ये कहेगा, आपको सेटिस्फाइड करने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन जब आप वहां जा रहे हो, इतने बड़े मॉल में आप जाके घूम रहे हो, कोई नहीं पूछता आपको क्या चाहिए, आपको तो ट्रॉली उठाओ, जो सामान चाहिए डाल दो और काउंटर पे बिल करवा लो, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, सीधी सी बात। सेकंड पॉइंट, संचालन की ऊंची लागत आती है। देखा जाए तो यहाँ की कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी प्राइस है, जो वस्तु की प्राइस है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सर्विसेज जो मिलती है उसका पैसा भी उस वस्तु की कॉस्ट में इंक्लूड करके आपसे लिया जाता है। तो हम एज ए कंपेयर करते हैं तो आपने देखा होगा लोकल मार्केट के कंपेयर यदि आप शॉपिंग मॉल से माल खरीद रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका हानि की संभावना का उच्च होना। वहां लॉस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं आपको, क्योंकि कस्टमर केवल घूम के चले जाते हैं। तो कई बार मैं आपसे भी बात करता हूँ, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो शॉपिंग मॉल में केवल घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, और घूमने का कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। लिफ्ट में आप 4 बार ऊपर नीचे हो जाओ, कौन सा पैसा देना पड़ रहा है आपको, बस पर्सन तो एंजॉय करने जा रहे हैं वहां पे। तो आपने जितना ये चाक चौबंद लगाई है उन वस्तुओं को बेचने के लिए, वो तो बिकी नहीं जा रही है, तो यहाँ पे लॉस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं।
असुविधाजनक होना, थोड़ा सा अनकंफर्ट भी होता है। नेक्स्ट दूसरा आता है आपका चेन स्टोर, श्रृंखला भंडार। देखिए चेन स्टोर क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं कि ये देश के विभिन्न स्थानों पर फैली हुई ऐसी दुकानों का जाल है जिनका स्वामित्व एवं संचालन उत्पादक या मध्यस्थ द्वारा किया जाता है। ये दुकान मानकीकृत एवं ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग का विक्रय करती है। देखिए चेन भंडार का मतलब होता है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग दुकानें होती, जैसे आपने शोरूम देखे होंगे जिनको हम शोरूम कहते हैं, जैसे मारुति का शोरूम है जिसमें पर्टिकुलर मारुति की कार ही बिकेगी। आप किसी भी शहर में चले जाओ आपको वो शोरूम मिल जाएगा, मारुति का शोरूम। जैसे आपने जूतों में भी देखा होगा, कपड़ों में भी देखा होगा, जिसमें स्पेशल ब्रांड बेची जाती है, बाकी कुछ नहीं। जैसे आपने स्पेशली लेविस के कपड़े देखे हैं, जूतों में बाटा के जूते रेड चिप देख रहे हैं आपने, जैसे रेमंड का शोरूम देखा होगा कपड़ों में, तो उससे सिर्फ रेमंड बिका जाएगा। जहां ब्रांडेड वस्तुएं बेची जाती हैं उसे बोलते हैं चेन स्टोर। सेम इसके भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों में सब में होता ही है, गुण और दोष हैं। हम इसके मेरिट्स देखते हैं तो बड़े पैमाने पर विक्रय के लाभ होते हैं। यहाँ सेलिंग बड़े लेवल पे होती है क्योंकि जो व्यक्ति ब्रांड पसंद करता है वो वहीं जाएगा, वो दूसरी चीज़ें नहीं खरीदता। नकद विक्रय के लाभ होते हैं, यहाँ लगभग आपको कैश सेलिंग होती है, सारी वस्तुओं का स्थानांतरण होता है। देखिए आपके इस शहर से दूसरे शहर में आपका माल भेजा जा सकता है। जैसे आपका रेमंड का शोरूम जोधपुर में है, सुमेरपुर में भी मान लो है, आपके शहर में भी है, आपको सामान चाहिए था, आपने रेमंड का शोरूम खोल रखा है, आप जोधपुर वाले शोरूम से यहाँ पे इजीली माल ट्रांसफर करवा सकते हो। जोखिम का विभाजन हो जाता है, मतलब एक ही ब्रांड अलग अलग सिटी में होती है तो आपकी रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि यदि इस शहर में नहीं चल रहा है दूसरे शहर में ज्यादा चल जाएगा, कंपटीशन कम हो जाता है। कम लागत कम कॉस्ट आती है, लोचदार प्रणाली है, फ्लेक्सिबल सिस्टम रहता है, इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। दोष भी है, वस्तु चयन सीमित होता है, यहाँ लिमिटेड सिलेक्शन होता है, आपके पास एक ही ब्रांड है तो आपको वही खरीदना पड़ेगा। यदि कस्टमर वहां पहुंच रहा है तो वो उसी को वही चीज खरीदने के पर्पज से आ सकता है, बाकी ब्रांड आपके पास में नहीं मिलती है। दूसरा आपका प्रेरणा का अभाव होता है, मतलब आप वहां मोटिवेट नहीं कर सकते अपने कस्टमर को। कैसे करोगे, जब आप रेमंड के शोरूम को खोल के बैठे हो, कस्टमर आपके पास में आ गया है तो आपके पास रेमंड के अलावा दूसरी चीज तो है ही नहीं, आप क्या बताओगे उसको, कैसे मोटिवेट करोगे। अब आप रेमंड की अच्छाइयां बता सकते हो, ठीक है, आप उसका कंपेयर किसी और से कर सकते हो, बाकी आपके पास वैरायटी थोड़ी ना है, इसलिए आपका कस्टमर आपसे मोटिवेट नहीं हो सकता। सेवा भाव की कमी होती है इसमें। देखिए जब नाम ब्रांड आ जाता है, ब्रांड में लोगों को फिर वो एक प्रकार से कस्टमर को वो फीलिंग नहीं क्रिएट होती है, मतलब जो बेचने वाला व्यक्ति वो तो डायरेक्ट ब्रांड से बेचेगा, भाई मेरे पास तो ब्रांड है, आपको लेके लेना हो तो ले जाओ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस। मतलब वो वस्तु के बारे में भी नहीं बताता, मतलब उस तरह से भी वो उसको प्रेजेंट भी सही ढंग से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है आपका मांग का परिवर्तन पर जोखिम। जैसे ही डिमांड चेंज हो जाएगी इस पर रिस्क बढ़ जाती है। जैसे जनरली लोगों की डिमांड बहुत जल्द बदल जाती है, जैसे फैशन बदल गई तो ब्रांड कौन पहनना पसंद करेगा, ये ब्रांड चेंज हो गई साहब, अब लोगों ने तो दूसरा पकड़ लिया, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हाई रहती है। नेक्स्ट आता है मेल ऑर्डर हाउस, डाक आदेश ग्रह। देखिए आप लोगों ने भी सुना होगा, कई ऐसी चीजें होती है जो आप डाक से मंगवाते हैं, पार्सल आता है, ऑर्डर आता है, उसको पार्सल ऑर्डर करते हैं, पार्सल आ जाता है, तो वो सारी चीजें जिसको एक बार पढ़ते हैं कि ऐसे फुटकर विक्रेता जो समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार के अन्य माध्यमों द्वारा अपने माल के बारे में संपूर्ण सूचना जनता को देते हैं तथा डाक एवं फोन के माध्यम से आदेश प्राप्त करके माल भी डाक द्वारा भेजते हैं। कई बार हमने न्यूज़पेपर में या टीवी के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से आपने कुछ माल ऐसा देखा है, उसको आप जैसे अभी आपके टीवी चैनल पे एक चैनल चलता है शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वाला, जो नाप तोल वाला, वो भी यही है ना। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट्स चलती है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो न्यूज़पेपर में आप देख के, जैसे कोई आपने आयुर्वेदिक दवाई मंगवा ली, आपको लगा ये आयुर्वेदिक, आपने न्यूज़पेपर में देख लिया, अच्छा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, आपने न्यूज़पेपर से मंगवा ली है, बाय फोन आपने ऑर्डर कर दिया, बाय पोस्ट आपके पास में आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी, आपको पैसा देना, दैट्स ऑल, आप माल को छुड़वा दोगे। तो देखिएगा इसके अंदर आपका इसके क्या लाभ होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखा है इसमें कि
पूंजी की कम आवश्यकता होती है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको दुकान खोल के बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप तो डायरेक्ट ऑर्डर ले रहे हो, जैसे ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से आपको माल भेजना रहा। मध्यस्थों की समाप्ति होती है, मतलब इसमें जो बीच वाले स्टेप चलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, आपने माल बनाया, डायरेक्टली आप कस्टमर को बेच रहे हो। व्यापार का विस्तृत क्षेत्र है, ये वाइड लेवल पे किया जाता है, क्योंकि आप कहीं पर भी बैठे हो, पूरे देश में, पूरे विश्व में, कहीं से भी आप माल मंगवा सकते हो, माल भेज सकते हो। भुगतान की नकद प्राप्ति, कैश ऑन डिलीवरी होती है, जैसे ही आप पैसा भेजोगे आपको माल रिलीज कर देगा, या फिर आप पैसा देके माल छुड़वाओगे, तो दोनों स्थिति में आपके पास में पैसा तुरंत आ जाता है। सुविधाजनक सुपुर्दगी, देखिए जो भी है डिलीवरी बड़ी आसानी से हो जाती है, आपने माल ऑर्डर कर दिया, बाय पोस्ट आपके पास माल आ जाता है, आपको माल देना है। इसमें भी सीमाएं हैं कुछ। पहली सीमा आपको दे रखी है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, इसमें आप पर्सनली लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते। विक्रय प्रवर्तन की लागत अधिक होना, जैसे सेल्स लोगों को मोटिवेट करने में कॉस्ट आती है, क्योंकि आप जब उसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे रहे हो, आप उसको टीवी के माध्यम से चला रहे हो, तो काफी कॉस्टली होता है वो। विक्रय के बाद की सेवाओं का अभाव, आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं मिलती आपको, एक बार चीज आपने ले ली उसके बाद में कोई सर्विस आपको नहीं मिलेगी। उधार की सुविधा नहीं है, कस्टमर को आप क्रेडिट पे नहीं बेच पाते हो। माल की सुपुर्दगी में विलंब होना, आपने ऑर्डर आज किया है, जरूरी नहीं कि वो माल आपको 7 दिन में मिल जाए, जितना टाइम पीरियड दिया उससे ज्यादा टाइम भी ले सकता है, तो वो थोड़ा सा अपने लिए एक प्रकार से एक कमी जिसको हम कह सकते हैं। धोखा होने की अधिक संभावना होती है, इस प्रकार के अंदर आपको धोखा होने के भी चांसेस बनते हैं। आपने माल देखा क्या था, उन्होंने भेजा क्या है, रास्ते में किस प्रकार का माल आ रहा है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ इसकी कमियां भी है, सीमाएं भी है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता सहकारी भंडार, कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यह एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर उपभोक्ता तथा स्वामी एक ही होते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो ही उनके स्वामी होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ लोग मिलकर एक संस्था का गठन करते हैं। यह कम से कम 10 सदस्यों से मिलकर बनी एक स्वैच्छिक संगठन है। देखिए याद रखिएगा कि उपभोक्ता सहकारी संगठन में मिनिमम कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य मिलकर एक स्वैच्छिक संगठन है, मतलब स्वयं की इच्छा से एक ऐसा संगठन बनाया जाता है जिसमें सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाता है। ये संगठन आपको सहकारी समिति अधिनियम के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके द्वारा मध्यस्थों को समाप्त कर उपभोक्ता समूह स्वयं ही निर्माता या थोक विक्रेता से माल खरीदते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने, जैसे 10 व्यक्तियों ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया, जिसका रजिस्ट्रेशन करा के वो डायरेक्ट ही प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं या होलसेलर से माल खरीदने का काम करते हैं तथा अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लेते हैं। इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे स्थापित करना बड़ा आसान है, क्योंकि 10 लोग मिलकर रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपका स्थापना होगी। सदस्यों का सीमित दायित्व का मतलब जितने पैसे पहले से निर्धारित कर रखे हैं उतना ही पैसा देना, उसके अलावा आपको कोई देने की आवश्यकता नहीं है। प्रजातांत्रिक प्रबंध व्यवस्था होती है, इसमें वोटिंग होती है, हर कोई व्यक्ति उसमें मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है। कम कीमत पर माल उपलब्ध, आप डायरेक्ट ही कस्टमर होलसेलर से माल खरीदोगे तो आपको इजीली कम प्राइस पे आपको गुड्स अवेलेबल हो जाता है। नकद बिक्री के कारण कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है, इसमें कैश सेल्स होता है, अपने सदस्यों को ही माल बेचना है तो वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता होती है। माल की सुविधाजनक उपलब्धता, आसानी से आपको माल उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट इसकी कुछ कमियां हैं, क्या कमियां रहती है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। विक्रय बढ़ाने हेतु व्यक्तिगत पहल की कमी होती है। आप सेलिंग बढ़ाने के लिए, मतलब सेलिंग बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं काम करता ना, यहाँ तो पूरा ग्रुप काम करता है। पूंजी की कमी, कम कैपिटल में इसको काम करना होता है। संचालन की उचित व्यवस्था ना होना, आपका बिजनेस सही ढंग से रन नहीं होता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी, इसमें ट्रेंड बिजनेसमैन नहीं होते, वो तो ठीक है घरेलू व्यक्ति आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सुपरमार्केट, जानते ही हो सुपरमार्केट क्या होता है। शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट में फर्क होता है। शॉपिंग मॉल के अंदर सभी प्रकार की दुकानें आपको मिल जाती हैं, सुपरमार्केट में पर्टिकुलरली आपको वस्तुएं बेची जाती हैं। ये एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था है, बड़ी संस्था होती है, सामान्य दुकानों से बड़ा होता है। इसमें खाद्य सामग्री, खाने पीने के लगभग सारे सामान आपको मिल जाते हैं। परचून, बर्तन, छोटे मोटे बर्तन मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाते हैं छोटे मोटे, बिजली के उपकरण, दवाइयाँ वगैरह आपको सुपरमार्केट में मिल जाती है। लगभग ये सारी एक ही छत के नीचे आपको सारा सामान मिल जाता है। इसमें उपभोक्ता अपने आप ही घूमकर अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को लेता है, ठीक है।
इसके कुछ लाभ हैं कि आपको एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है, शहर के केंद्र में स्थित होता है, ये लगभग हर किसी सिटी में ये मिल ही जाता है आपको। बड़ी मात्रा में चयन के अवसर होते हैं, आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारा है, बहुत सारी सामान है आपके पास में, कोई भी आइटम आप वहां से ले सकते हो। नकद विक्रय, इसमें कैश सेल्स करना पड़ता है आपको, यहाँ उधार वाला सिस्टम नहीं रहता है। बड़े स्तर पर व्यापार के लाभ होते हैं। इसके बाद में आता है इसकी सीमाएं। पहला पॉइंट, उधार क्रय की सुविधा नहीं होती है, कस्टमर के लिए उधार नहीं खरीदा जा सकता है, ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें भी आपके वही प्रोसेस आता है, आपको जाके ट्रॉली उठानी है, जो वस्तु चाहिए उठा के ले लो, आपके ऊपर पर्टिकुलर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वस्तुओं की उचित देख रेख का अभाव होता है, जो भी आपने वस्तुएं रखी है वो पर्टिकुलरली सही देख रेख नहीं हो पाती है। ऊपर से भारी व्यय आता है, मतलब आपका कॉस्ट भी ज्यादा रहती है, क्योंकि बड़े स्तर पर काम किया जाता है ना। इस तो व्यवसाय संचालन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, एक साथ में आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके इस प्रकार का मार्केट आपको खोलना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वेंडिंग मशीन, जिसको बोलते हैं विक्रय मशीन। देखिए यह मशीन नई क्रांति लाया है। आप लोगों ने कई जगह ऐसी मशीनें देखी भी होगी जिसमें आपको पैसा डाल के वस्तु निकल ली जाती है, उसे बोलते हैं वेंडिंग मशीन। ये बड़ी सिटी में आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके अंदर सिक्का डाल के आपको वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे चाय है। अब आपने जैसे जनरली आसपास में रेलवे प्लेटफॉर्म पे पानी की बोतल देखी होगी, आपको पानी के लिए कॉइन डालो और पानी की बोतल भर दीजिएगा, वो वेंडिंग मशीन का एक रूप माना जाता है। ये देश में अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। आजकल आपने रेलवे स्टेशन पे ज्यादा, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, ऐसी जगह पे इस मशीनों का ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें कई चाय की मशीनें भी लग रखी होती है, पानी की भी होती है, कॉफी भी होती है, छोटी मोटी चॉकलेट्स वगैरह भी आपको वहां से अवेलेबल हो जाती है। तो ये थे आपके फुटकर विक्रेता के प्रकार। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उनकी भूमिका किस प्रकार से रहती है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको इन प्रकारों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की समस्या रह रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, हम आपको वापस समझा देंगे। धन्यवाद।